Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to P Group of Colleges, and I am your instructor, Professor Shahbaz Jafar Kalandri. आज बेटा हमने रिएक्शन टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. उसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, और इनको मेयर करने के जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करना. आई मीन टू से कि बम कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे और साथ ही ग्लास कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे. ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो बेटा मूव करते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ. तो जो पहला हमारे पास बेटा हमने डिस्कस करना है वो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए एक रिएक्शन को देखिएगा. ये रिएक्शन आपके सामने अभी आ जाता है, ये देखें जी. अब से हमारे पास एक रिएक्शन बेटा प्रोसीड हो रहा है. उस रिएक्शन में जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है. मेरी सुन लीजिएगा ऑडियो, फिर वीडियो पे फोकस कीजिएगा. मैं कहूँ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटीएम प्रेशर है. इस कंडीशन के ऊपर 2 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्शन कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्मेशन हो रही है 2 मोल्स ऑफ वाटर की. तो अब जरा स्क्रीन को देखिएगा. से एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर. इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, इसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं बेटा. इज इट क्लियर? अब इस रिएक्शन में देखिएगा, ये जो आप इक्वेशन को देखिएगा, इक्वेशन में देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ है 285.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है. मैं पहले ही बता चुका हूँ जो माइनस का साइन है जस्ट ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको आपने माइनस नहीं पढ़ना. अब ये लिखा हुआ है किलो जूल पर मोल, मीन टू से कि ये 1 मोल के लिए है. और अगर आप रिएक्शन को देखें तो यहाँ 2 मोल्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है. मीन टू से कि अगर आप ओवरऑल एनर्जी देखना चाहते हैं कि कितनी रिलीज हुई है तो इसके डबल होगी. इज इट क्लियर? अगर इसके अब मैं इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट की तरफ मूव करता हूं, ये चीज मजीद आपको क्लियर हो जाएगी. ये स्टेटमेंट आपके पास आ गई, इसको साथ साथ पढ़िएगा. ऑडियो वीडियो दोनों पे मेरे पुत्रों ने फोकस करना है. इंथैल्पी चेंज विच occur कब? when number of moles of reactant as indicated by balanced chemical equation reacts together completely to give products under standard condition is called standard enthalpy of reaction. मैं यहां बार बार एक चीज पे जोर दे रहा हूं, किलो जूल पर मोल के ऊपर, कि 1 मोल के लिए हमने इंडिकेट की हुई है. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर 1 से ज्यादा मोल्स की भी क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है. और यहाँ एक टर्म यूज की गई है डेफिनेशन के अंदर, स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड कंडीशंस बेटा क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा. कितना टेम्परेचर होगा? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और 1 एटीएम मेरे पुत्रों क्या होगा, प्रेशर होगा. ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं. मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा था कि 1 मोल पे बेटा फोकस कीजिएगा, 1 मोल पे फोकस ये किलो जूल पर मोल पे फोकस कीजिएगा, 1 मोल की आपने बात नहीं करनी. उसकी रीजन क्या है, जरा नेक्स्ट आप डेफिनेशन देखेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को दोबारा रिपीट कर देता हूं, फिर आगे मूव करते हैं. इंथैल्पी चेंज विच occur when number of moles of reactant as indicated by balanced chemical equation react together completely under standard conditions to give products is known as enthalpy of reaction. अब नेक्स्ट पे बेटा मूव कर रहा हूं, जरा नेक्स्ट पे देखिएगा. अब हमने डिस्कस करना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे मूव करने से पहले ये 2 रिएक्शंस मेरा पुत्र देखिएगा. अब इन 2 रिएक्शंस के अंदर, पहले रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 मोल की फॉर्मेशन हो रही है. इस तरह कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी 1 मोल की फॉर्मेशन हो रही है. और इस दौरान जो एनर्जी चेंजेस हैं वो आपको सामने स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रही होंगी. तो अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के केस में क्या होगा, जरा ये डेफिनेशन बेटा देखिएगा. द चेंज ऑफ इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था, जो प्रीवियस हम डिस्कस करके आए हैं, प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया, उसमें ये स्पेसिफाई नहीं था कि 1 मोल की फॉर्मेशन होगी. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर ये स्पेसिफाई होता है कि इसमें 1 मोल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है. ये इसकी बेटा सिंपल रिप्रेजेंटेशन आ गई, और इसके जो यूनिट्स हैं किलो जूल पर मोल हैं. जो प्रीवियस हमने स्लाइड पढ़ी थी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसके भी यूनिट्स किलो जूल पर मोल थे. इन तमाम लेक्चर्स को, अब जो मैं पॉइंट दे रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा. इन तमाम डेफिनेशंस को गौर से सुनिएगा. एमडी कैट में स्पेशली आप जब एंट्री टेस्ट दे रहे होते हैं तो एक रिएक्शन आपको दे देते हैं और कहते हैं किसकी एग्जांपल है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की है, फॉर्मेशन की है, न्यूट्रलाइजेशन की है या कंबस्टन की है.
तो एक स्पेसिफाई बेटा मैंने कर दिया। अभी दो रिएक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो उसमें 2 मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मोल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता, हमेशा जो फॉर्मेशन होगी वो 1 मोल की फॉर्मेशन होगी। और एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा मेरे पुत्रों कि एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। एंथैल्पी इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। हाँ, एंथैल्पी जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, अकेली एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। होप सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और जो मैंने 2 पॉइंट्स आपको दिए ये भी क्लियर हो गए होंगे। बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की डेफिनेशन पर मूव करने से पहले इधर एग्जांपल देखिएगा। ये अब जो हाइड्रोजन है पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में नजर आ रहा है, H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में नजर आ रहा है। अब इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको एटम की फॉर्म में लेके आने के लिए, आइसोलेटेड फॉर्म में लेके आने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 mole of gaseous atom is formed from the element under standard condition। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने पहली स्लाइड के अंदर आपको क्लियर कर दिया, हर जगह स्टैंडर्ड कंडीशन का कंसेप्ट यूज होगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर, बिल्कुल ठीक बोला आपने, 1 atm होगा। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन में आ गई और साथ इसके यूनिट्स आ गए किलो जूल पर मोल एटॉमिक। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऊपर जब इसका मैंने लिखा था एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन उसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा। होप सो ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिएगा जी HCl आयोनाइज हो रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोजन आयंस अलग हो रहे हैं और क्लोराइड आयंस क्या हो गया, अलग आयोनाइजेशन हो गई। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी आयोनाइज हो रहा है, सोडियम आयंस अलग हो गए, हाइड्रोक्सल आयंस अलग हो गए। अब यहां से बेटा हाइड्रोजन ये नजर आ रहा है आपको, हाइड्रोजन आयन जो है जो ऊपर ऊपर वाली इक्वेशन है, और यहां से हाइड्रोक्सल, ये आयंस आपस में मिलके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन मिले तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये वाटर की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी चेंजेस होती हैं, एंथैल्पी चेंजेस होती हैं, उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहे तो आपको स्क्रीन पे इस टाइम क्लियर नजर आ रही होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of hydrogen ion from an acid react with 1 mole of hydroxyl ion from a base to form 1 mole of water is called enthalpy of neutralization। Is it clear? तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन आएंगे एसिड की तरफ से और हाइड्रोक्सल जो आयन आएंगे वो बेस की तरफ से आएंगे, और जो ओवरऑल एनर्जी चेंजेस हैं इस दौरान जो हम काउंट करते हैं बेटा वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल के कॉम्बिनेशन की वजह से करते हैं। अब ये मजीद कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक तो सिंपल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ सकता है, नेक्स्ट आपसे बेटा वो क्वेश्चन करता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई सिंपल। नेक्स्ट वो बेटा आपसे क्वेश्चन करता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज सेम, जस्टिफाई। कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा हमेशा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो 57.4 किलो जूल पर मोल आएगी। इसकी रीजन क्या है, ये इसकी बेटा रीजन देखिएगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज 57.7 किलो जूल पर मोल। मैंने इसका साइन हमेशा कहता हूं एनर्जी इंडिकेट को शो करता है। रीजन क्या है उसकी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड आर बेस इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। जब ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं तो उसके बाद किसी बॉन्ड ने ना बनना होता है ना टूटना होता है, ना बॉन्ड बनेंगे ना टूटेंगे, तो ना ही एनर्जी रिलीज होगी ना ही एब्सॉर्ब होगी। इज इट क्लियर? हमेशा इसलिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस के लिए कितनी आएगी, 57.7 किलो जूल पर मोल आएगी। होप सो यहां आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर ये हर एसिड और हर बेस के लिए ऐसा है, आपने कह दिया होगा यस हर एसिड और बेस के लिए ऐसा है, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बेटा यह कंडीशन मेंशन की है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगी तब ये रहेगी। अगर एसिड वीक है या बेस वीक है तो मेरा पुत्र एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चेंज हो जाएगी। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं है, फेडरल के अगर बच्चे लेक्चर ये सुन रहे हैं फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीजें मेंशन है। तो बेटा ये देखिएगा जैसे फॉर्मिक एसिड है, अब जो फॉर्मिक एसिड है उस तरह जो एनर्जी रिलीज होती है वो 56.6 किलो जूल पर मोल होती है, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड एज कंपेयर टू अदर एसिड्स जस्ट लाइक
सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। इस तरह जो हाइड्रोजन साइनाइड है, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी 12.13 किलो जूल पर मोल होगी। तो ये कंडीशन जो हमने बोली कि 57.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, यस ट्रू, इट इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस, बट द एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। तब ये केस जो स्टेटमेंट है ट्रू होगी। अगर एसिड वीक है या बेस वीक है तो मेरा पुत्र फिर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। फिर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। होप सो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सिंपल एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एक रिएक्शन देखिएगा जिसमें एथेनॉल की कंबस्शन हो रही है और हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और साथ हीट। हमेशा ध्यान में रखिएगा बेटा, जो भी कंबस्शन का प्रोसेस है, जब भी कंबस्शन का प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और साथ उसके हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हमेशा ध्यान के अंदर रखिएगा। तो अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब 1 मोल कंपाउंड को आप क्या करेंगे, जलाएंगे, बंद करेंगे इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, उस दौरान जो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उस एनर्जी को मेरा पुत्र आप क्या नाम देते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का नाम देते हैं। और ये हम तकरीबन कई दफा मैं रिपीट कर चुका हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशंस जो रिएक्शंस के लिए हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 atm क्या है मेरा पुत्र, प्रेशर है। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं, इनको मेजर करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करना है। पहले हम ग्लास कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे, फिर हम पंप कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम जाया किए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये उसके यूनिट्स और रिप्रेजेंटेशन आ गई मेरा पुत्र। नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस करना, सॉरी एक रह गया था, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम मूव करेंगे उसकी तरफ, ग्लास कैलोरीमीटर और बम्प कैलोरीमीटर की तरफ। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये एग्जांपल्स आपके सामने बेटा क्लियर हो गई। ये एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है क्या ये मेरा पुत्र, एंथैल्पी चेंज या अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed when 1 mole of substance is dissolved in so much solvent that further dilution results no detectable heat changes is called enthalpy of सोल्यूशन। नो डिटेक्टेबल के बाद हीट चेंजेस आई थिंक मिस हो गया, तो आपने हीट बेटा क्या कर लेना है, इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो मेरे पुत्र ये मैं इसको एलुब्रेट कर देता हूँ। एलुब्रेट क्या है कि आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर सोल्यूट क्या करते रहे, ऐड करते रहे। सोल्यूट उस वक्त तक ऐड करते रहे जब तक आपके पास थर्मामीटर जो लगा हुआ है, जो उसके अंदर चीज मौजूद होगी, उस पर जो टेम्परेचर है वो उसके अंदर चेंज आ रहा हो। जब वो चेंज आना बंद हो जाए तब जो आप उस टाइम जो आपके पास एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होगी, उसको आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देंगे। होप सो आपको ये कंसेप्ट भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर की तरफ। ये ग्लास कैलोरीमीटर को पहले देख लें कि ये है क्या, उसके बाद इसकी वर्किंग वगैरह को डिस्कस करेंगे। ये बेटा बाहर इसके ऐसे वुडन बॉक्स होता है, ये जैसे मैंने आपको दिखा दी, ये सामने आपके पास वुडन बॉक्स है। इसके अंदर ये जो ब्लू जिसके अंदर वाटर आपको नजर आ रहा है, इस तरह का कैलोरीमीटर कप होता है, यूजुअली कॉपर वगैरह का बना हुआ होता है। बाहर ये वुडन बॉक्स होता है, उसके अंदर एक ये कप सा पड़ा होता है। इसके बाद बेटा ये स्टीरर होता है इसके अंदर, ताकि हम इसको क्या कर सकें, शेक कर सकें। और साथ ही इसके थर्मोमीटर अटैच होता है। थर्मोमीटर से क्या होता है, जो टेम्परेचर चेंजेस होंगे वो हम क्या करेंगे, इससे मेजर कर सकेंगे। तो अब इसकी वर्किंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने टोटली आपके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा जी, यूज किसके लिए होता है, एंथैल्पी चेंजेस यूज फाइंड करने के लिए होता है। यूजुअली ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वगैरह, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वगैरह, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इट इज अ बेसिकली इंसुलेटेड कंटेनर विद अ थर्मोमीटर एंड अ स्टीरर। एक थर्मोमीटर एक स्टीरर है। स्टीरर का मैंने आपको बता दिया फंक्शन के, उससे हम इसको शेक करेंगे, हिलाएंगे, जो भी रिएक्टेंट्स अंदर होंगे, और थर्मोमीटर से हमने क्या करना है बेटा, टेम्परेचर चेंजेस को नोट करना है। अब इसमें होता है क्या बेटा, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनको स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स के अंदर हम ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर रख देते हैं, इसके अंदर रख देते हैं। ये जो हमारे पास मौजूद है इसके अंदर ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर रख दिया जाता है। स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट्स होंगी, वेटेड अमाउंट्स होंगी। तो रिएक्टेंट्स इन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स आर प्लेस्ड इन अ ग्लास कैलोरीमीटर। When the reaction proceed, heat changes will either warm or cool the system। हमने करना क्या है कि वो स्टोइचियोमेट्रिक वो उन रिएक्टेंट्स को रखने से पहले भी बेटा टेम्परेचर क्या कर लेना, नोट कर लेना है। टेम्परेचर नोट कर लिया। अब इसके अंदर हमने स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स के अंदर, कैलकुलेटेड अमाउंट्स के अंदर जो रिएक्टेंट्स है वो ने प्लेस कर दिया। अब जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी चेंजेस होंगी, हीट चेंजेस होंगी, वो रिएक्शन सिस्टम को कूल भी कर सकती हैं, वार्म भी कर सकती हैं। ये मैंने बता दिया आपको। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास क्या होगा,
हमारे पास जो पहले टेम्परेचर नोट किया था लेट्स से वो 10 था, और जब दूसरी दफा टेम्परेचर हमने नोट किया वो लेट्स से 5 है, इसका मतलब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो बाय नोइंग द चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह हमें पता लग जाएगा टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो हमने पहले ही हमने क्या किया बेटा, उसको जब मैंने बताया था स्टोइचियोमेट्रिक उसके अंदर ली थी, कैलकुलेटेड अमाउंट्स को हमने लिया था। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वी कैन कैलकुलेट द हीट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय द सिस्टम बाय यूजिंग द फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है बेटा, इसमें m जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी तादाद के अंदर हमने क्या किया था, रिएक्टेंट्स को लिया था। s स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने खुद ही नोट करना है रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ एक नई चीज आपके सामने आ रही है, वो आ रही है स्पेसिफिक हीट। यकीनन आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो लें जी ये उसका जवाब आपके सामने आ गया। ये बेसिकली बेटा अगर 1 ग्राम आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना है। लेट्स से पहले उसका 273 केल्विन था, तो हमने 274 केल्विन करना है, और उसका मास कितना है, 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम ऑब्जेक्ट के सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर्ड होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नजर आ रही है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और जो इसके यूनिट्स हैं बेटा जूल पर केल्विन पर ग्राम है। जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये के भी ऊपर चला गया, जूल के आगे आपने के लिख के उसको -1 ऊपर लिखना है, पर ग्राम जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही पर केल्विन लिखना है। होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं, बम कैलोरीमीटर, नाम से जहर आ रहा है बम, तो इसकी वर्किंग बड़ी मजेदार है। बम कैलोरीमीटर बेसिकली बेटा यूज होता है टू फाइंड आउट इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर फूड, फ्यूल्स एटसेट्रा। ये इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन वगैरह को बेटा फाइंड करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन पहले देख लें, कंस्ट्रक्शन के बाद बेटा मूव करेंगे। अब ये बम कैलोरीमीटर जो बेसिकली कंस्ट्रक्टेड है, अगर ये एरो आपको नजर आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो इस डायग्राम के अंदर आप देखें, इसके अंदर कहीं आपको हीट लिखी हुई नजर आ रही है। हीट के साथ वाला जो कंटेनर है ये बम कैलोरीमीटर है। ये हीट के साथ वाला जो कंटेनर है, जो अंदर कंटेनर पड़ा है, ये हमारे पास बम कैलोरीमीटर है, जिसके साथ इग्निशन वायर्स भी हमने क्या की हुई है, अटैच की हुई है, बाहर की जानिब ये जा रही हैं। इस बम कैलोरीमीटर को बेसिकली हमने रखा हुआ है इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर। ये वही पिछला ग्लास कैलोरीमीटर है जिसको हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। इज इट क्लियर? यहाँ इसके ऊपर ये जो वायर है, ये जो वायर है बम कैलोरीमीटर के अंदर, ये प्लाटिनियम की बेटा क्या है, वायर्स हैं। ये सील्ड बम आपको नजर भी आ रहा होगा, साथ उसने क्या नाम है इसको लिखा हुआ है, सील्ड बम लिखा हुआ है। ये सैंपल कप उसके अंदर बेटा मौजूद है, वाटर होता है, ये सारा इंसुलेटेड कंटेनर है, साथ थर्मोमीटर, पहले बता चुका हूँ थर्मोमीटर का काम क्या होता है, और ये हमारे पास स्टीरर है जिससे हमने क्या करना है, उसको शेक करना है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, ये मैंने बता दिया आपको बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल यूजुअली कोटेड विद एनिमल टू प्रिवेंट इट कुरियन। इसको बेटा हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पानी वगैरह के अंदर पड़ा आपके सामने है, कुरियन वगैरह से बचाने के लिए मेरा पुत्र इसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, एनिमल लगा देते हैं ताकि इसको जंग ना लग सके, जंग से बचा रहे ये। इसके बाद बेटा इसकी आप वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं। अ नॉन मास तकरीबन 1 ग्राम ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस इज प्लेस ऑन प्लाटिनियम क्रूसिबल इनसाइड द बम। ये बेटा ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस हीट के साथ वाली जगह पे जो वायर्स दो कनेक्ट हो रही हैं, ये प्लाटिनियम वायर्स हैं। इसके ऊपर हमने 1 ग्राम सब्सटेंस क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। इज इट क्लियर? इस जगह के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर एरो आपको नजर आए तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो हीट के साथ वाली जगह है इसको आप देखेंगे। यहाँ हमने 1 ग्राम सब्सटेंस, सैंपल सब्सटेंस जिसको हमने फाइंड करना है, उसको हमने यहाँ क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। ये पहले बाहर होता है, इसके बाद इसको हम अंदर रखते हैं। ये पहले बाहर होता है, इसके अंदर ये रख के फिर हमने क्या करना है जी, द लेड इज स्क्रू टाइटली एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड इनसाइड अबाउट 20 atm प्रेशर। अब इसकी रीजन क्या है, हम अंदर जो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, 20 atm प्रेशर क्या करते हैं, उसका रखते हैं। बेटा जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन की वजह से ही कंबस्टन के लिए, बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो जो अंदर ये कंटेनर है, इस कंटेनर, ये वही हीट के साथ वाला देखिएगा, यहां हम 20 atm ऑक्सीजन का प्रेशर रखते हैं और सारी की सारी प्योर ऑक्सीजन होती है। क्लियर? क्यों कि जैसे हम इसको जलाना चाहें तो फौरन से पहले आग क्या हो जाए, भड़क जाए, फौरन से पहले आग क्या हो जाए, इसके अंदर
भड़क जाए, इसी वजह से ये प्रेशर जो रखा जाता है 20 atm इसके अंदर रखा जाता है। इसके बाद ये जब ऑक्सीजन का प्रेशर हम 20 atm कर देते हैं तो हम स्क्रू वाल्व को क्लोज कर देते हैं और बम कैलोरीमीटर को हम बेटा इमर्स कर देते हैं किसके अंदर, नॉन मास ऑफ वाटर इंसुलेटेड कैलोरीमीटर एंड अलाउड टू मेंटेन द स्टेडी टेम्परेचर। ये अगर स्क्रीन पे स्टेडी टेम्परेचर नजर ना आ रहा हो तो बेटा लिख लीजिएगा, टू मेंटेन स्टेडी टेम्परेचर। आफ्टर दैट स्क्रू वाल्व इज क्लोज्ड एंड बम कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड। अब वो सारी कंप्लीशन करने के बाद अब इस जगह के अंदर रखेंगे। जो मैंने पहले बताया कि ये बाहर होता है, ये बाहर की जानिब होता है, इस पे हम सारी वर्किंग अपनी कंप्लीट करते हैं। वर्किंग कंप्लीट करने के बाद इसको इसके अंदर कंटेनर, इसके अंदर जो कैलोरीमीटर है, ग्लास कैलोरीमीटर, इसके अंदर इसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं और तब तक इसके ऊपर कुछ नहीं करते जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं रिपीट कर रहा हूं, एंड अलाउड टू मेंटेन के बाद स्टेडी टेम्परेचर है। स्टेडी टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट नहीं हो जाता हम सुकून से रुक जाते हैं, देखते हैं जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। टेम्परेचर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस वक्त तक हमने कुछ नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन वायर्स के थ्रू, जो इग्निशन वायर्स हैं, हम इसको इग्नेट कर देंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे, इसको जला देंगे और वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जब ये जलेगा मेरा पुत्र, ये वाला ऐसा जलेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी प्रोड्यूस जो होगी, ये जो वाटर है इसको वो क्या करेगी, वार्म करेगी। और वो जो टेम्परेचर वार्म होगा तो इस थर्मोमीटर के थ्रू बेटा हम क्या कर लेंगे, उस चेंज इन टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये सारी वर्किंग प्रॉपर डिस्कस भी होगी। अच्छा जी, इनिशियल टेम्परेचर हमने मेयर कर लिया बाय यूजिंग थर्मोमीटर प्रेजेंट इन द कैलोरीमीटर, ठीक है जी। द टेस्ट ऑफ इग्निशन इलेक्ट्रिकली बाय पासिंग द करंट थ्रू इग्निशन फॉइल, ये भी मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज स्टेटेड कंटिन्यूअसली रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकंड्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाय नोइंग चेंज इन टेम्परेचर, अब वो जो टेम्परेचर चेंज हुआ था, एक हमने बिफोर रिएक्शन बेटा नोट किया था, फिर उसके बाद आफ्टर 30 सेकंड्स भी हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं। तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। हीट कैपेसिटी हमें बम कैलोरीमीटर और वाटर की पता होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करके इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब सी किसका है बेटा, ये हीट कैपेसिटी को, पहले वाला हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था, अब ये हीट कैपेसिटी है और चेंज इन टेम्परेचर, ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब जो भी होगी वो सामने आ जाएगी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ। बल्कि मैं रुके आपको हीट कैपेसिटी का भी बता देता हूँ कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। ये आपके सामने आ गई बेटा। हीट कैपेसिटी क्या है जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 केल्विन। अब जो हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा था उसमें हमने 1 ग्राम सब्सटेंस की बात की थी, तो यहाँ 1 ग्राम सब्सटेंस नहीं है बेटा, ये टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको सी से डिनोट करते हैं और नीचे इसका फार्मूला आ गया आपके पास, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। और ये बेटा इसका अगर आप दूसरी डेफिनेशन करना चाहें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज। स्टे एट पीक विद पीक।